हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। आज से मैं आपकी क्लास में, यूट्यूब क्लास में एक बढ़िया सा थोड़ा सा चेंजेस लाने जा रहा हूँ। अभी तक मैं आपको कुछ कहना चाहिए प्रश्न बैंक जो डली हुई थी एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके न्यूमेरिकल्स और वस्तुनिष्ठ बता रहा था, ठीक है, ऑप्शनल बता रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि कुछ यहाँ के थियोरेटिकल क्वेश्चंस, व्यंजक्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास आपके लिए बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है और अब आगे आने वाली भी क्लासेस है वो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। प्रीवियस क्लासेस थी वो भी मज़ेदार थी। क्यों मज़ेदार थी? क्योंकि वहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ मिल रहे थे और साथ ही साथ संख्यात्मक क्वेश्चन मिल रहे थे, ठीक है बच्चों। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जाऊँगा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर, या जिसको हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो बेल आइकन रहता है, ठीक है, उसको क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन आता है तो ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी सर्वप्रथम आपके पास आ जाएगी। वैसे बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर एवरीडे वीडियोस क्या होती है, अपलोड की जाती हैं और बेहतरीन वीडियो अपलोड की जाती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस प्रकार से वीडियो लग रही है, पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, कहीं पर आपके कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूज़न पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों, है ना, आपके दोस्तों को या आस पड़ोस वाले बच्चों को भी क्या हो जाए, इसके बहुत अच्छी मदद मिले, ठीक है बच्चों। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या कहता है। तो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। ये हो जाएगा आपका कूलाम, है ना, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है बच्चों। तो मैं आज आपकी बात करने जा रहा हूं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की, कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। आपको विथ डेफिनेशन, यानी यहाँ पर डेफिनेशन के साथ, डायग्राम के साथ इसके व्यंजक भी प्रूव करके बताए जाएंगे कि किस प्रकार से हल होगा। और इसके साथ साथ जितने इसके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, मेन टॉपिक्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम बात करने वाले हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूलाम है कौन, है ना। तो कूलाम है कौन, ये सबसे पहला हमारा टॉपिक उठता है। तो देखते हैं कूलाम कौन है ना। तो ये क्या है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है ना। क्या है ये? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है कूलाम, है ना, जिसका पूरा नाम अगर देखिए आप तो क्या है पूरा नाम, इस कूलाम का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, ठीक है बच्चों। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। और वो नियम है क्या, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो नियम क्या है, वो नियम किस पर लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या कारण है, उस पर विस्तृत जानकारी लेंगे हम यहाँ पर। तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम जो थे, उन्होंने सन 1785 में, उन्होंने कौन से इसमें ईस्वी में, सन 1785 में, सन 1785 में क्या किया कि बिंदु आवेशों के मध्य, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य। अब वो बिंदु आवेश कैसे हो सकते हैं? या तो वो समान हो सकते हैं, समान कहने का मतलब मेरा हो रहा है कि सजातीय या विजातीय, ठीक है। या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। या तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो क्या कहा उसने कि चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है ना, उसकी तुलना किया यहाँ पर। तो नियम क्या है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नियम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ये बात याद रखते जाइएगा कि कौन था क्या था। तो क्या बात हो रही है, क्या कहेंगे कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम में, तो हम यहाँ लिखेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या
प्रतिकर्षण, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, है ना, क्या होता है, बल का मान क्या हो जाएगा, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कहा उसने कि किन्हीं तो बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक बात आ रही है कि बिंदु आवेश, है ना, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम यहाँ पर कि बिंदु आवेश क्या है ना। तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं, तो ऐसे आवेश, ऐसे दो आवेश या ऐसे आवेशों का युग्म कह सकते हैं आप, जिनके, है ना, जो या जिनका आकार उन दोनों, है ना, उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में कैसा हो जाए, नगण्य हो जाए। ठीक है, अगर मैंने मान लिया जाए, ये मैंने मान लिया कि Q1 हो गया और ये क्या हो गया, Q2 आवेश हो गया। अब देखो कि इनका जो आकार है, Q1 का आकार कितना है, स्मॉल है, बहुत स्मॉल है ना, और Q2 का भी आकार स्मॉल है। अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो इन दोनों की डिस्टेंस की अगर मैं तुलना इन दोनों के आकार से करूं, आकृति से करूं, तो देखिए इसकी तुलना में कैसा है, देखो आकार की तुलना में ये कैसा है, इनके बीच की डिस्टेंस अधिक है ना। अगर मैं ये दूसरा उल्टी बात मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का जो आकार है, इन दोनों के बीच की दूरी में कैसा है, बहुत छोटा है, नगण्य है। तब इन आवेशों को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्यों बोला, क्योंकि ये देखो ये दोनों जो बिंदु आवेश होंगे या तो दोनों सजातीय होंगे या दोनों विजातीय होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सजातीय मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या तो फिर दोनों निगेटिव होंगे, और विजातीय मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। अब देखो कि अगर मैं मान लेता हूं, देखो यहां पर ये तो क्या हो गया, इसकी स्टेटमेंट हो गई, है ना, ये स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया, आप जिसको प्रमेय कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसका जो व्यंजक जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कुछ इसके मतलब कि जब मैंने जो बात बोला उसको मैं इसके मैथमेटिकली पार्ट में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो यदि मैं कहता हूं, या यहां पर लिख लेते हैं हम, यदि Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश हो तो है ना, हो यानी दो आवेश जिनके बीच की दूरी, ऐसे लिख लेना यहाँ पर, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर हो तथा उनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F हो, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाए, कैपिटल F हो। तो अब सुनिए मैंने क्या बोला कि यदि Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। देखो Q1 और Q2 दो आवेश है जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है,
जिनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तथा उनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F हो तो क्या हो जाएगा यहां पर, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या कहता था, पहली कंडीशन में क्या कहा उसने कि उनके बीच का जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो परिमाण का गुणनफल तो ये क्या हो जाएगा F, है ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का साइन लगा दूंगा और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ये बात समझ में आ गई। तथा नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दूसरी बात क्या बोला, तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F इज प्रोपोर्शनल 1 कितना होगा r स्क्वायर। यही तो कहा कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला करके लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, उपयुक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल, है ना, F इज प्रोपोर्शनल। अब देखो ये इसके क्या है, अंश में है, इसको लिख दूंगा Q1 Q2 अपान, ये हर में r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, या अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देते तो देखिए दूसरा देखते हैं, F इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को हटा दूंगा, कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक नियतांक k लग जाएगा। ठीक है, अब बोलूंगा ये Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसको जल्दी से देखो कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, जल्दी से देख लो। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू क्या हो गया यहाँ पर, K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए कि हम क्या बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर K क्या है, तो इसको लिख लेते हैं। ये तो चित्र हो गया बेटा, ये चित्र हो गया आपका। ठीक है, चित्र आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक, और आप इस प्रकार से यहाँ पर अगर बल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बल को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, तो अब देखो कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। जब मैं जहां क्या बोल दूंगा, जहां K क्या है, K एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर, है ना, या अपन कह सकते हैं जिसका मान मापन की पद्धति और किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर, वह माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल दिया मैंने कि जो K है, K का मान किस पर निर्भर करता है, देखो K जहां क्या है, आनुपातिक नियतांक है तथा जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको SI पद्धति, फिर CGS पद्धति बता दूंगा। तो पहले SI पद्धति की बात करते हैं। तो SI पद्धति में देखिए, SI पद्धति की बात करने वाले हैं यहां पर हम। तो SI पद्धति में क्या हो जाएगा, अब SI पद्धति में दो कंडीशन होगी, या तो पहला क्या बात कर लेंगे हम, क्या बात करेंगे कि वायु या निर्वात में। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि वायु या निर्वात की या मुक्त आकाश की बोलते हैं, है ना। SI पद्धति में क्या बोल देंगे कि यहां लिखता हूं मैं, यदि दोनों आवेश कहां स्थित हो, मुक्त आकाश, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात, यहां लिख देता हूं मैं, वायु या निर्वात। ठीक है, मुक्त आकाश में हो, तो मुक्त आकाश में होंगे तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, K इज इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा। ठीक है, जहां हम एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बोलो एप्सिलॉन इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता है ना, विद्युतशीलता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इतनी बात क्लियर है। अब ये आपके सामने नोट किया गया है, प्लीज आप इतना पहले नोट कर लीजिए। कुछ और बच गया है, हम इसको आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा ही पद्धति में सिर्फ वो कहाँ पर है, मुक्त आकाश में, फिर परावैद्युतांक वाले में देख लेंगे, फिर हम इसका सीजीएस पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसको पूरा क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके सामने में, तो आपको आशा करता हूँ कि यहाँ पर कूलाम के जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ये समझ में आ गया होगा, फिगर समझ में आ गया होगा, इसका मैथमेटिकली पार्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्लीन कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इतना आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं, ठीक। इस पार्ट को यहाँ रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता भी पड़ने वाली है, ठीक। तब देखते हैं आगे कितना हो गया, जहां एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता होता है। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए क्या हो जाता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू लिख देते हैं, जहां, क्योंकि मैं अब यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बाजू में बता देता हूं, क्योंकि इसको जब व्यंजक लिखोगे तो व्यंजक में आवश्यकता नहीं है, तो मैं इधर कॉर्नर में बता देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जहां पर अगर आप याद रखना चाहते हैं तो जहां, और इसको याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मैंने आपको पढ़ाया हूं, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -12, और ये हो जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना था, 1 था, ठीक है। अब देखो कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, एप्सिलॉन नॉट है ना, 0 बोलो नॉट बोलो, बात ही कही है। चलो यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करेंगे कितना हो जाएगा, तब मैं कह सकता हूँ k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 1/, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इस पूरे को हल करेंगे तो ये हो जाता है k इज इक्वल टू, अगर आप अच्छे से देखना चाहेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है हमारी k की। तब हम बात करेंगे, तब मैं इसको ये लिख, देखो इतनी बात समझ में आ गई ये टर्म, तब मैं इसको k के जगह में इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, या, ठीक है, या क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, सॉरी k इज इक्वल टू नहीं, या, अब ये f की बात करेंगे ना, तो पहली तो बात हमको ये समझ में आ गई, तो हम बोलेंगे f इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी आई थी, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में आप किसका मान रख रहे हैं, k का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो f इज इक्वल टू k की वैल्यू हो चुकी है। अब मैं बात करने वाला हूँ Q1 और Q2 की, तो Q1 Q2/r², एक टर्म हो गई। या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 9 इंटू 10⁻9 आ गई है, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/r²। इतनी बात समझ में आएगी, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। यदि अब सेकंड टर्म बोलता हूं मैं, पहली टर्म तो आपको समझ में आ गई, पहली टर्म की कब थी, बोलो कि दोनों बिंदु आवेश कहाँ थे, वायु या निर्वात में थे, मुक्त आकाश में थे। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों किसी परावैद्युतांक माध्यम में, किसी परावैद्युत माध्यम में हो, तो परावैद्युतांक यानी परावैद्युत माध्यम में हो या परावैद्युतांक माध्यम में हो तो क्या होगा, तब होता बेटा k इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब बताओ, दो चीज देख सकते हैं आप, या तो आप यहां पर लिख दो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है, तो मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के के जगह एप्सिलॉन ही लिखूंगा ओनली, ये भी लिख सकता हूं। तो ये अभी मैं लिख करके चल रहा हूं, तो ठीक है।
तब फिर मैं समीकरण नंबर इसको किस में रख दूंगा, पुनः समीकरण में नंबर 1 में, समीकरण 1 में तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, ये रख दूंगा मानना समीकरण नंबर 1 में, ये k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। या k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹ और एक k है तो अपान मैं k कह सकता हूं यहां पर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा इंटू, ठीक। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि ये देखो सेपरेट k की वैल्यू आई थी, वो k की थी ना, नियतांक की थी, ये इसकी थी, ठीक है। तो ये टर्म वो कह सकते हैं, या इसको नहीं भी लिखो चल जाएगा, रहने दो इसको, ठीक है। इतनी टर्म याद रखो। अब मैं बात करने वाला हूं CGS पद्धति में। CGS पद्धति की जरूरत वैसे है ही नहीं, फिर भी बता दूं मैं आपको CGS पद्धति क्या होती है। तो CGS पद्धति में k का जो मान होता है मुक्त आकाश में इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 रख दोगे तो f इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो ये होता है। वैसे व्यंजक आए तो आप सिर्फ कहाँ तक लिखेंगे, SI पद्धति तक लिखना पड़ता है, हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मुझे क्या बोलना है कि ये तो हो गया हमारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, है ना, सभी को समझ में भी आ गया होगा, नोट भी कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट होता है हमारे पास यहाँ पर कि क्या कहता है, एकांक आवेश, है ना, क्या बोलता है एकांक आवेश। अब एकांक आवेश की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो मैं एकांक आवेश की डेफिनेशन यहीं लिख देता हूं। क्या होता है एकांक आवेश की डेफिनेशन, तो सुनिएगा। एकांक आवेश, ठीक है, तो एकांक आवेश की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या कहता है कि जब समान परिमाण के, है ना, तो क्या कहता है कि जब समान परिमाण के दो सजातीय, इस बात को याद रखना, ये बात को सजातीय, है ना, आवेश, जब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, है ना, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, प्रतिकर्षित, है ना, प्रतिकर्षित करे तथा बल से एक दूसरे को लिख देना, यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक दूसरे बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे तो हम क्या कहते हैं, तो इन्हें एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कह दिए कि, तो क्या कहेंगे हम यहां पर, बोलो कि जब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए। कितने मीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए। दूरी पर स्थित हो तथा दोनों एक दूसरे को कितने न्यूटन बल से, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो क्या हो जाएंगे इन्हें, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आवेश को, है ना, तो प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तो प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं सभी को कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।